वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीपीसीएस के लिए जो हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं अपनी, उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य का विधानमंडल एवं राज्यपाल। वैसे तो राज्य के विधानमंडल के अंदर ही राज्यपाल आता है। राज्य का विधानमंडल यानी 3 इसके अंग होते हैं: राज्य विधानसभा, राज्य की विधान परिषद और एक होता है राज्यपाल। जैसे केंद्र में संसद के 3 अंग: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, हर स्टेट में विधान परिषद नहीं होती, लेकिन अधिकतर स्टेट में जो है विधानसभा होती है। तो मेनली विधानसभा, राज्य विधानमंडल, विधानसभा और राज्यपाल, और किसी किसी स्टेट में विधान परिषद भी। अब ये स्टेट में होता है राज्य का राज्यपाल, तो इम्पोर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए। इससे ज़्यादा सवाल बनते हैं, ढेर सारे इसके अनुच्छेद हैं, उससे ही कई कई बार प्रश्न बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम से कम 25 प्रश्न में हम इसको कवर कर देंगे पूरे को। और इन सभी टेस्ट की या फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इससे बनेगा वो बनेगा: राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? देखिए, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कब जारी करते हैं वो पढ़ा चुके हैं हम। और राज्य के राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो इनमें से कब जारी कर सकता है राज्य का राज्यपाल अध्यादेश? जब भी न्यायपालिका ऐसा करने की सलाह दे, जब केंद्र सरकार उसे ऐसा करने के लिए कहे, जब राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या हो, या जब भी राज्य की विधानसभा सत्र में ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है। और इसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है, वो अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में, राज्य के राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में। यहाँ सी है इसका आंसर। ठीक है, सत्र में ना हो, याद रखना। तो यह है इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसका। संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है यदि राज्यपाल को किसी समय यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक हो गया है। तो यह अध्यादेश तब जारी नहीं किया जा सकता जब राज्य की विधानसभा सत्र में है। ठीक है, तभी जारी किया जा सकता है जब सत्र में ना हो, या विधान परिषद वाले राज्य में जिसमें विधान परिषद है, कुछ राज्यों में होती है, उनमें राज्य में विधानमंडल के दोनों सत्र सदन में है, तब कोई एक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया है क्योंकि, मतलब ये प्रश्न कहना चाह रहा है यदि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाता तो क्या होता। अभी तो उसकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देते हैं। तो पहला इसमें इसका तात्पर्य होता दूसरा निर्वाचन, यानी एक बड़ा निर्वाचन तो हो गया मुख्यमंत्री का, एक और हो जाता राज्य के राज्यपाल का। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा समझता, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही जब काम करना था तो क्यों करें उसका निर्वाचन। सारे के सारे बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों सी है इसका आंसर, मतलब डी है इसका आंसर। देखिए, प्रारूप संविधान में योजना थी कि राज्यपाल निर्वाचित हो, किंतु संविधान सभा ने निर्वाचन के स्थान पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था की राज्यपाल की, क्योंकि इसका तात्पर्य होता दूसरा निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन के मुद्दे बिल्कुल व्यक्तिगत होते, मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक होती, इसमें जो कष्ट और खर्च होता उसकी तुलना में फायदा कुछ नहीं होता। ठीक है, वहाँ होगा लिखा है लेकिन मैं उसको सरल भाषा में कर रहा हूँ। देखिए, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा समझता, अतः मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती थी या हो सकती है अगर ऐसा हो तो। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ही काम करना था और राज्यपाल का सीधा निर्वाचन संसदीय प्रणाली के विरुद्ध हो सकता था या है। ठीक है, राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल के निर्वाचन से अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के माध्यम से संघ सरकार राज्य पर नियंत्रण बनाए रख सकेगी। ठीक है, यदि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तब क्या होगा, जो केंद्र सरकार है वो राज्य पर नियंत्रण बनाए रख सकेगी। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष एवं निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर उसका चुनाव होता तो।
राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता था या कर सकता है अगर ऐसा किया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें सही होगा। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकती है। यदि कोई राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य के प्रशासक के रूप में काम करने हेतु नियुक्त होता है तो वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहते हुए करेगा, क्योंकि उसको तो राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, राष्ट्रपति ने भेजा है वहां पर। तो उस राज्य की मंत्री, उस संघ राज्य क्षेत्र की मंत्रिपरिषद की क्यों सुने वो। देखिए करेक्ट है यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है, क्योंकि यहाँ संसद की जगह राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पैंतरे वो राष्ट्रपति की मानेगा, तो गलत है पहला स्टेटमेंट, केवल 2 वाला यहाँ पर सही है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 239(2) में उपबंध है कि राष्ट्रपति न कि संसद किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा, न कि संसद। ठीक है, वहाँ राज्यपाल ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहते हुए करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राज्यपाल के चयन के विषय पर सरकारिया आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव उसमें शामिल नहीं है। देखिए केंद्र में सत्ताधारी दल के किसी राजनयिक की नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, ऐसे वियोजित व्यक्ति जिसकी राज्य की स्थानीय राजनीति से गहरी घनिष्ठता ना हो की नियुक्ति नहीं होगी। राज्यपाल के नियुक्ति की संबंध में राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श करना अनिवार्य होगा। राज्यपाल नामधारी शासक रहे, न कि केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधि। सरकारिया आयोग ने जो सुझाव दिए थे राज्यपाल के चयन पर, वो कौन कौन से थे। केंद्र में सत्ताधारी दल के किसी राजनयिक की नियुक्ति नहीं होगी राज्यपाल के रूप में। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श लेना आवश्यक है। राज्यपाल नामधारी शासक रहे, ना कि केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधि। ये भी है, ये वाला गलत है, बी वाला स्टेटमेंट। ठीक है, इसकी वजह से गलत है। मतलब ये बी वाला स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि ऐसा व्यक्ति ही राज्यपाल नियुक्त होना चाहिए जिसकी उस राज्य की राजनीति से या उस राज्य के लोगों से गहरी घनिष्ठता हो। ठीक है, वो चाहते थे कि नहीं हो, इसलिए गलत है बी वाला स्टेटमेंट। देखिए केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या करने हेतु सन 1983 में रंजीत सिंह सरकरिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे सरकारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में राज्यपाल के चयन के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। कौन कौन से। राज्यपाल जिस राज्य में नियुक्त किया गया हो उस राज्य से नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे स्टेट का होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा। केंद्र में सत्ताधारी दल के किसी राजनयिक की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में नहीं की जाएगी। राज्यपाल नामधारी शासक रहे, न कि राज्य का अभिकर्ता या प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है। विवेकाधीन शक्ति के संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के संबंध में निर्णय को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। बिल्कुल करेक्ट है, डी करेक्ट है, सी करेक्ट है, बी भी, ए इनकरेक्ट है। संविधान में चर्चा है। देखिए राज्यपाल को विवेकाधीन की शक्ति 2 प्रकार से प्राप्त है। संविधान में इसके लिए उपबंध है और परिस्थितिवश उत्पन्न स्थिति के अनुसार भी उसको मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 163(2) में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के संबंध में चर्चा की गई है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है और उसके निर्णय को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल जो है वो संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ केंद्र यानी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है, तो तीसरा चौथा सही। देखिए राष्ट्रपति राज्यपाल को कुछ विशेष दायित्वों के निर्वहन के लिए समय समय पर निर्देश देता है और राज्यपाल उस निर्देश के अनुसार काम करता है। ऐसे मामलों में राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं, किंतु अंतिम निर्णय जो उसका होता है वो व्यक्तिगत होता है राज्यपाल का। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं, मतलब
किसी से परामर्श ना ले, उसका मन जो कह रहा है वही करे। क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करती है। वैसे ही राज्यों में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करती है। राज्य के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी, लेकिन राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना उसकी स्वविवेक की शक्ति है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना भी उसकी स्वविवेक की शक्ति है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, पीसीएस में पूछा गया था 2017 में, यूपी में 17-18 में पूछा गया था। 20 है इसका आंसर। तो दूसरा, पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करती है। राज्यपाल को निम्नलिखित मामलों में स्वविवेक की शक्ति है। कौन कौन से हैं वो आर्टिकल उसके सामने लिखे होंगे। राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राज्यों के विधान विषयों एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। और क्या क्या, संविधान के अनुच्छेद 239(2) के तहत पड़ोसी केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक के रूप में काम करना। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के साथ साथ राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्यों को राज्यपाल विवेकाधीन के तहत करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, जबकि राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक थोड़ी है, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। ऊपर देखा तो गलत है पहला स्टेटमेंट। कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्तियों की सजा को राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत माफ कर सकते हैं। देखिए, सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्तियों की सजा को केवल राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, ना कि राज्यों के राज्यपाल। यहाँ कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों कथन गलत हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किंतु दोनों इस अध्यादेश का प्रयोग अपनी अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, उसके परामर्श से करते हैं, अर्थात उनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति स्वविवेक की नहीं हुई, स्वैच्छिक नहीं हुई। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, राज्यों के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति उनको प्राप्त है। राष्ट्रपति सैन्य अदालत यानी कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्तियों की सजा को माफ कर सकते हैं, किंतु राज्यों के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या स्थगित कर सकते हैं, या बदल सकते हैं, परंतु राज्यों के राज्यपाल को मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने की शक्ति नहीं है, परंतु उसे स्थगित वो कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। 8वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन से कदम उठा सकते हैं। यहाँ कुछ ये तो लिखा नहीं है कि ये धन विधेयक है, ठीक है, नॉर्मल विधेयक ही होगा। तो स्वीकृति दे सकते हैं विधेयक को, स्वीकृति रोक सकते हैं विधेयक को, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल सभी कर सकते हैं, डी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। विधेयक को स्वीकृति दे दे, विधेयक को स्वीकृति रोक दे विधेयक पर, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य के विधानमंडल को वापस भेज दे, किंतु राज्य के विधानमंडल द्वारा संशोधन या विधान संशोधन के राज्यपाल के पास पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है। चौथा है, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य के विधानमंडल के पास वापस नहीं भेज सकते, उनके पास पहला, दूसरा और चौथा विकल्प बचता है। ठीक है। चौथा विकल्प कौन सा है कि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दे अगर धन विधेयक है तो भी। पहला विकल्प कौन सा है, विधेयक पर स्वीकृति दे दे, ठीक है, और दूसरा विधेयक पर स्वीकृति रोक दे, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राज्य के राज्यपाल द्वारा एक विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, तब राष्ट्रपति इसमें क्या करेगा। विधेयक पर अनुमति दे देगा, विधेयक पर अनुमति रोक देगा, राज्यपाल को निर्देश देगा कि विधेयक को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, किंतु सदन या सदनों द्वारा संशोधन या बिना संशोधन के पारित
करके राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तब राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति तब भी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला और दूसरा यहाँ पर सही होगा, तो बी है इसका आंसर। देखिए, राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है और इस संदर्भ में राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, या विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है, या राज्यपाल को निर्देश देगा कि विधेयक को राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, किंतु सदन या सदनों द्वारा संशोधन या बिना संशोधन के पारित करके पुनः राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया था तब भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। सदन द्वारा 6 माह के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प हैं, कौन कौन से? या तो विधेयक को अनुमति दे दे या फिर विधेयक पर अनुमति रोक ले, किंतु विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। 10वां प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किन प्रतिवेदनों को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन। ये सारे के सारे हैं, डी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 243 का में राज्य वित्त आयोग के संबंध में उपबंध किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 315 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और संविधान के अनुच्छेद 223(3) के तहत राज्यों के राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उपबंध है, हम पढ़ा चुके हैं। और अनुच्छेद 152(2) के तहत राज्यपाल जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। संसदीय समितियों के माध्यम से, ये है इसका आंसर। देखिए, भारतीय संसद जो है हमारी पार्लियामेंट संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, किसी राज्य के राज्यपाल की निम्नलिखित में से कौन सी विधायी शक्ति नहीं है? राज्यपाल वार्षिक बजट को राज्यसभा के समक्ष रखवाता है। राज्यपाल नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा की बैठकों को स्थगित कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और भंग कर सकता है। अच्छा, यही चीज़ संसद में भी होती है। ठीक है, जैसे संसद में लोकसभा की बैठक को स्थगित या स्थगन करने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, राज्यसभा के सभापति के पास है, वैसे ही यहाँ राज्यपाल के पास नहीं है, ये विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। यही गलत है। तो राज्य की विधानसभा को स्थगित करने की जो शक्ति है विधानसभा के अध्यक्ष के पास होती है। यह स्थगन घंटों का, दिनों का या सप्ताह का हो सकता है, या विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। तो ये सब याद होना चाहिए आपको कि सत्रावसान कौन कर रहा है, स्थगन कौन कर रहा है, विघटन कौन कर रहा है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। विधायी शक्ति के संबंध में राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। ठीक है, राज्यपाल के पास आपातकालीन यानी इमरजेंसी पावर नहीं है। क्षमादान के मामले में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की शक्ति समान है, समान थोड़ी है। मृत्युदंड को कहाँ क्षमा कर सकते हैं राज्य के राज्यपाल? केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। बाकी इमरजेंसी प्रोविजन केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्य के राज्यपाल के पास नहीं। पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला नहीं है, तो बी है इसका आंसर। तो तीसरा वाला कथन गलत है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, राज्य के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत। ये अपने आप में 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं 4 विकल्प लगाकर। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, किंतु राज्यों के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। अन्य सभी मामलों में राज्यपाल की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के समान है। विधायी शक्ति के संबंध में राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति संसद का। इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति राज्यपाल को नहीं मिली है, केवल भारत के राष्ट्रपति में निहित है। नंबर 14, राज्यपाल के अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 213 के तहत है, यहीं काट देते हैं इसको। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 6 माह की समाप्ति पर अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा। यदि उससे पहले राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति नहीं मिली तो 6 सप्ताह है यहाँ पर।
केवल दूसरा वाला ही सही हुआ इसमें, मतलब ए सही हुआ इसमें। तो पहला तीसरा हो गया गलत, क्योंकि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राज्यपाल के अध्यादेश की सीमा 6 सप्ताह की है, न कि 6 महीना। यदि 6 सप्ताह के भीतर राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति नहीं मिली तो अध्यादेश खत्म, गया। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस को वापस ले सकते हैं। स्टेटमेंट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में कौन सा गलत है? देखिए, संविधान में यह उपबंध है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, उसका प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। वह साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले विधान परिषद के लिए मनोनीत कर सकेगा सदस्यों को, और यह संख्या विधान परिषद के कुल सदस्यों की 1/6 भाग होगी। तीसरा स्टेटमेंट है, वह राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यदि उसे ऐसा लगे कि राज्य विधानसभा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है इसमें, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। देखिए, उपरोक्त सभी तो सही हो जाते लेकिन 2020 से पहले हो जाते, क्योंकि जनवरी 2020 से एक एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता था राज्य में, और केंद्र में 2 किए जाते थे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, इधर राज्यों के राज्यपाल के द्वारा, वो अब प्रावधान हटा दिया गया, तो अब नहीं कर सकते। इसलिए जो यहाँ गलत स्टेटमेंट अपने को ढूंढना है ना, वो सी गलत है। देखिए, जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर निहित होगी? बढ़िया प्रश्न है ये तो। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 154 में। संविधान के अनुच्छेद 154 में उपबंध है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है या करते हैं? राज्य के मंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य के मंत्री हैं और राज्य के महाधिवक्ता हैं। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति इनको हटाते हैं। बाकी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को तो हटाया जाता है विशेष प्रक्रिया के द्वारा। तो यहाँ केवल 1 और 2 होगा, बी है इसका आंसर। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तो की जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा, किंतु उसे पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, चौथे वाले के लिए है वो चीज़, ठीक है, मतलब तीसरे वाले के लिए, जो चौथे वाले की तीसरे में बोल दी मैंने, तीसरे की चौथे में बोल दी। तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तो की जाती है, लेकिन ये हटेगा कैसे? ये हटेगा विशेष बहुमत से। ठीक है, यानी जैसे किसी हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, केंद्र में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। बाकी राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, किंतु उसे केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, राज्यपाल को हटाने की शक्ति नहीं है। ठीक है, ये चीज़ राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में है। आंसर अपना वही है, पहला दूसरा। राज्य के मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर पद धारण करते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर पद धारण करता है, जैसे कि केंद्र सरकार में महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष पद धारण करता है, प्रसाद पर। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य विश्वविद्यालय के चांसलर की नियुक्ति, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट यानी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्य के। राज्य का जो चांसलर होता है वो तो राज्यपाल स्वयं ही होता है। 22 चांसलर होता तो नियुक्ति की जाती। देखिए, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर तो राज्यपाल स्वयं ही होता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा कुलपति यानी 22 चांसलर की नियुक्ति की जाती है, इसलिए गलत है डी। बाकी राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित की नियुक्ति की जाती है: राज्य निर्वाचन आयुक्त की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, राज्य के महाधिवक्ता की, राज्य के मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति। पहले ये बिहार में भी होती थी, लेकिन 194 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा बिहार को इस प्रावधान से बाहर कर दिया गया। और क्या क्या? राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। जो राज्य का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं उनको नियुक्त करता है राज्य का राज्यपाल। इस चीज़ को याद रखिएगा। चाहे हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में एक और स्टेटमेंट कौन सा इसमें सही होगा? चार हैं इस बार तो, और ऑप्शंस हैं केवल 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं, यानी ये सारे भी गलत हो सकते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहीं एलिमिनेट कर देते हैं इसको। चाहे हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के, राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे। स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं उनको नियुक्त करेगा राज्य का राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल के वेतन भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं। क्यों? राज्यों का राज्यपाल है तो राज्य की संचित नीति पर भारित होंगे ना? गलत है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करेगा जिसमें लोकसभा या राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता होगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है संविधान में, केवल 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए इसके लिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए। संविधान में राज्यपाल को हटाने संबंधी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र है। सारे गलत हैं ये, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। देखिए, राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि राज्यों के राज्यपाल द्वारा, किंतु शपथ या प्रतिज्ञान जो है वो राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। राज्य के राज्यपालों के वेतन भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ना कि भारत की संचित निधि पर। संविधान के अनुच्छेद 157 में उपबंध है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकेगा जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और भारत का नागरिक हो। अन्य कोई प्रावधान नहीं है। इसकी नियुक्ति में 2 अन्य परंपराएं जुड़ी हैं। कौन कौन सी? जिस राज्य में उसे राज्यपाल नियुक्त किया गया है वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेंगे। देखिए, संविधान में राज्यपाल को हटाने संबंधी किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र होता है, वो पद धारण करता है। राष्ट्रपति कभी भी उसे पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है स्टेट में। 20वां प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध है कि किसी व्यक्ति के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी? ऊपर था तो ये देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, इसको देखिए। संविधान के अनुच्छेद 157 में उपबंध है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकेगा जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी और वो भारत का नागरिक होगा। क्या लगाएं इसका आंसर? अनुच्छेद 157 डी। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और स्टेट में तो ऐसे ही पूछा जाता है। तो 157 में उपबंध है भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति कभी भी उसे पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। संविधान में उसे हटाने हेतु कोई विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। नंबर 21, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर एग्जाम में ये पूछा ही गया होगा। अनुच्छेद 153 में। तो संविधान के अनुच्छेद 153 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी स्टेट का गवर्नर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यों के राज्यपाल की शपथ का प्रावधान कहाँ है संविधान में? कहाँ है? अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 155, तीसरी अनुसूची या दूसरी अनुसूची? देखिए, शपथ का प्रावधान तो दूसरी अनुसूची में तो है नहीं,
तीसरी अनुसूची में शपथ है, दूसरी में तो वेतन भत्ते हैं, लेकिन तीसरी में भी राज्यों के राज्यपाल की शपथ नहीं है। राज्यों के राज्यपाल की शपथ का प्रावधान तो इसी अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 159 में। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 159 में उपबंध है कि राज्यों के राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय यानी स्टेट के हाई कोर्ट के उपलब्ध ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, ना कि संविधान की तीसरी अनुसूची में। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ मतलब नहीं, हाँ इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 148 में उपबंध है। देखिए, अनुच्छेद 148 में तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उपबंध है, इसको वैसे एलिमिनेट कर दो। सीधा सीधा पूछ रहा है, क्या एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ या ना में आंसर देना है, तो इसको भी हटा ही दो। हाँ किया जा सकता है, बी है इसका आंसर। देखिए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 153 में, किसमें? अनुच्छेद 153 में प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 में उपबंध है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये लाइन अपने आप में एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गई। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? लोकसभा का सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, राज्य विधानसभा का सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, उपरोक्त सभी राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन जब ये राज्यपाल नियुक्त हो जाएंगे तो इनमें से किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे ये। तो संविधान के अनुच्छेद 158 में उपबंध है, किसमें? 158 में उपबंध है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो पद ग्रहण करने की तारीख से वह सदन का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए और अंतिम प्रश्न है ये, राज्यपाल के पद ग्रहण करने की अवधि कितनी है? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। अगर यहाँ एक चीज और एड ऑन कर दी जाए इनमें से किसी एक विकल्प को हटाकर कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर, तो सबसे अच्छा उत्तर वही हो जाएगा, लेकिन चूंकि 5 वर्ष की होती है तो ए है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 156(3) में उपबंध है कि राज्य का राज्यपाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। कितना? 5 वर्ष तक। और पद की अवधि समाप्ति के पश्चात भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। यही चीज राज्य के राज्यपाल के बारे में, यही चीज केंद्र सरकार में चले जाओ तो राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में ये चीज है। तो राज्य के विधानमंडल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने थे इन 25 प्रश्नों में आ गए हैं, एक्सप्लेनेशन में आ गए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। ठीक है, इन सबकी प्रैक्टिस कर लेना। स्टेट पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टेस्ट है राज्य के विधानमंडल वाला। धन्यवाद। नेक्स्ट इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे किसी और टॉपिक के साथ।